तो चलिए अब हम इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जहां भारत की सुख शांति और समृद्धि पर बाहरी तूफानों का साया पड़ने लगा था। ये दौर संघर्ष, बलिदान और एक नई संस्कृति के आगमन का है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग अब धीरे धीरे ढल रहा था। भारत अपनी अपार धन संपत्ति के कारण पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था। लेकिन यही समृद्धि उन विदेशी आक्रांताओं के लिए लालच बन गई जो उत्तर पश्चिम के दर्रों से भारत की सीमाओं पर नजरें गड़ाए बैठे थे। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने आगे चलकर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन असली चुनौती तब आई जब 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के हमलों ने भारत की धरती को हिला दिया। गजनवी ने भारत की संपत्ति को लूटने के लिए 17 बार आक्रमण किए। सोमनाथ मंदिर का वह संघर्ष आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जहां की अटूट श्रद्धा और धन वैभव ने दुनिया को हैरान कर दिया था। 12वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली और अजमेर की गद्दी पर एक ऐसा योद्धा बैठा जिसकी वीरता के किस्से आज भी लोकगीतों में गाए जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। उसी समय गोरी अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना लेकर भारत को जीतने के इरादे से बढ़ा। साल 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया, लेकिन अपनी उदारता के कारण उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया, एक ऐसी भूल जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अगले ही साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने छल और नई रणनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया। पृथ्वीराज की हार के साथ ही दिल्ली के तख्त पर हिंदू राजाओं का शासन समाप्त हुआ और शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का दौर। दिल्ली अब सुल्तानों का केंद्र बन चुकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी और अपनी जीत की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। इसके बाद इल्तुतमिश ने साम्राज्य को संभाला, लेकिन इस दौर की सबसे साहसी शख्सियत थी रजिया सुल्तान। रजिया दिल्ली की पहली महिला शासिका बनी। उन्होंने मर्दाना लिबास पहना और युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व किया, पर तत्कालीन समाज को एक महिला का शासन स्वीकार नहीं था। इसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी। वह एक क्रूर पर बेहद कुशल सैन्य रणनीतिकार था। उसने न केवल दक्षिण भारत तक अपनी सीमाएं बढ़ाईं, बल्कि उस समय के सबसे बड़े खतरे यानी मंगोलों को भारत में घुसने से रोक दिया। खिलजी के बाद तुगलक वंश आया, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण के दौलताबाद ले जाने जैसे अजीबोगरीब फैसले लिए, जिससे जनता को भारी कष्ट झेलना पड़ा। जब उत्तर भारत सल्तनत के अधीन था, तब दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अद्भुत साम्राज्य का उदय हुआ, विजयनगर। हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित यह साम्राज्य कला, धर्म और व्यापार का गढ़ बना। यहाँ के सबसे महान राजा कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। वहाँ के मंदिरों की भव्यता और बाजारों में बिकने वाले हीरे जवाहरात विदेशी यात्रियों को चकित कर देते थे। इस युद्ध और सत्ता परिवर्तन के दौर में एक शांत क्रांति भी चल रही थी। ये थी भक्ति और सूफी आंदोलन। कबीर, गुरु नानक देव, मीराबाई और निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों ने जात पात और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति है। इसी समय भारत में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जहां भाषा, संगीत, वास्तुकला और भोजन में हिंदू और मुस्लिम शैलियों का अद्भुत संगम होने लगा। लेकिन सल्तनत का ये दौर अब अपने अंत की ओर था। लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय में काबुल से एक नया योद्धा अपनी किस्मत आजमाने भारत की ओर बढ़ रहा था। वह अपने साथ न केवल एक नई सेना, बल्कि बारूद और तोपें भी ला रहा था। जहां भव्य महलों, विशाल मकबरों और सत्ता के लिए हुए भयंकर संघर्षों की गाथाएं छिपी हैं। यह मुगल साम्राज्य का दौर है, जिसने भारत की कला और राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी। साल 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ काबुल से आया एक योद्धा बाबर। बाबर के पास सैनिक कम थे, लेकिन उसके पास वो तकनीक थी जिसने भारत में युद्ध का तरीका बदल दिया, बारूद और तोपें।
पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत हुई और इसी के साथ भारत में 300 सालों तक चलने वाले मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसे शेरशाह सूरी से हारकर दर दर भटकना पड़ा। लेकिन मुगलों की किस्मत तब पलटी जब हुमायूं का बेटा अकबर सत्ता में आया। मात्र 13 साल की उम्र में राजा बनने वाले अकबर ने समझा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। उसने राजपूतों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपनी धार्मिक सहिष्णुता से जनता का दिल जीता। अकबर ने दीन-ए-इलाही के जरिए सभी धर्मों के बीच भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की। उसके दरबार के नवरत्न जैसे बीरबल और तानसेन आज भी भारत की लोककथाओं और संगीत में जीवित हैं। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के गोदावरी तट तक फैल गया। अकबर के बाद जहांगीर का शासन आया, जो अपने न्याय की जंजीर और चित्रकला के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। लेकिन मुगलों का असली वैभव शाहजहां के काल में सामने आया। शाहजहां को इमारतों का निर्माता कहा जाता है। उसने अपनी बेगम मुमताज की याद में सफेद संगमरमर से ताजमहल खड़ा कर दिया, जिसे आज दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी उसी के दौर की भव्यता की कहानियां सुनाते हैं। यह मुगलों का सबसे अमीर और कलात्मक दौर था। मुगल वंश का आखिरी शक्तिशाली राजा था औरंगजेब। वो एक अनुशासित योद्धा तो था, लेकिन उसकी धार्मिक कट्टरता और साम्राज्य विस्तार की भूख ने उसे चारों तरफ से दुश्मनों से घेर दिया। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्षिण भारत के विद्रोहों को दबाने में बिता दिए। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक तो पहुंचा, लेकिन भीतर ही भीतर वह खोखला होने लगा। उसकी मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शहजादा इतना काबिल नहीं निकला जो इस विशाल साम्राज्य को संभाल सके। जब मुगल सत्ता अपने चरम पर थी, तब भारत के अलग अलग कोनों से आजादी और आत्मसम्मान की आवाजें भी उठ रही थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों से एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाए और मुगलों के नाक में दम कर दिया। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की और एक मजबूत नौसेना खड़ी की। महाराणा प्रताप मेवाड़ के इस सपूत ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जंगलों में भटकना और घास की रोटियां खाना स्वीकार किया। हल्दी घाटी का युद्ध उनकी अमर वीरता का गवाह है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु ने खालसा की स्थापना की। उन्होंने सिखाया कि जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो तलवार उठाना धर्म है। उनके बलिदान ने भारत को अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई शक्ति दी। मुगलों का वैभव धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे लुटेरों ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। समुद्र के रास्ते आए यूरोपीय व्यापारी, जो कभी जहांगीर के दरबार में व्यापार की इजाजत मांगते थे, अब भारत की राजनीति में दखल देने लगे थे। यह के आकर्षण का केंद्र था। यहाँ के मसाले, मलमल और बेशकीमती रत्न दुनिया भर में मशहूर थे। इसी व्यापार के लालच में समुद्र के रास्ते कुछ यूरोपीय शक्तियां भारत के तटों पर उतरी। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और सबसे अंत में आए अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक छोटी सी व्यापारिक संस्था जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति मांगने आई थी। किसे पता था कि तराजू लेकर आए ये व्यापारी एक दिन भारत की किस्मत के फैसले करेंगे। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, अंग्रेजों ने अपनी चालें चलनी शुरू की। साल 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतकर अंग्रेजों ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। उनकी बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति ने भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाया और देखते ही देखते एक कंपनी पूरे भारत की मालिक बन बैठी। अंग्रेजों का शासन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वह आर्थिक और मानसिक शोषण का दौर था। किसानों पर भारी लगान, कारीगरों के हाथों से काम छीनना और भारतीय संस्कृति में दखल देना। जनता के भीतर गुबार भर रहा था। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के साथ भी भेदभाव किया, लेकिन आखिरी तिनका साबित हुई वह घटना जिसमें सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए गए जिन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की खबर उड़ी।
यह न केवल सैनिकों का अपमान था बल्कि उनके धर्म पर चोट थी। 1857 स्वतंत्रता का प्रथम महासंग्राम। 29 मार्च 1857 बैरकपुर की छावनी से एक नाम गूंजा, मंगल पांडे। मंगल पांडे के विद्रोह ने उस चिंगारी को जन्म दिया जिसने पूरे उत्तर भारत में क्रांति की आग लगा दी। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने बगावत कर दी और दिल्ली चलो के नारे के साथ लाल किले पर पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। यह विद्रोह केवल सैनिकों का नहीं था, इसमें वे राजा रानी भी शामिल थे जिनका राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी के संकल्प के साथ मर्दानी वेश में मैदान में उतरी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उनकी वीरता आज भी हर भारतीय की रगों में जोश भर देती है। तात्या टोपे और नाना साहेब, जिन्होंने अपनी गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेजों को चैन की नींद नहीं सोने दिया। कुंवर सिंह, बिहार के 80 वर्षीय शेर, जिन्होंने ढलती उम्र में भी फिरंगियों को लोहे के चने चबवा दिए। हालांकि 1857 का ये संग्राम सफल नहीं हो सका। नेतृत्व की कमी और कुछ रियासतों के अंग्रेजों का साथ देने के कारण विद्रोह को कुचल दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की रानी के पास चला गया। लेकिन 1857 की हार में भी एक बड़ी जीत छिपी थी। इस क्रांति ने अंग्रेजों का ये भ्रम तोड़ दिया कि वे भारत पर हमेशा राज कर सकते हैं। इसने भारतीयों के मन में राष्ट्र और आजादी के बीज बो दिए। दमन बढ़ा तो जागृति भी बढ़ी। अब संघर्ष का तरीका बदलने वाला था। अब जंग सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि कलम, कानूनों और अहिंसा की लाठी से भी लड़ी जाने वाली थी। पूरी दुनिया ने देखा कि सोने की चिड़िया अब पिंजरे को तोड़ने के लिए फड़फड़ाने लगी है। अब हम अपनी इस महागाथा के अंतिम और सबसे गौरवशाली पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये वह समय है जब पूरा भारत एक स्वर में बोल उठा था और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिल गई थी। 1857 की क्रांति के बाद भारत में दमन का चक्र और तेज हो गया था। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने भारतीय साहस को कुचल दिया है, लेकिन वे गलत थे। राख के नीचे दबी चिंगारी अब एक मशाल बनने वाली थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ राजनीतिक चेतना जगी। शुरुआत में प्रार्थना और पत्रों का दौर चला, लेकिन जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो पूरा देश स्वदेशी के नारों से गूंज उठा। बाल गंगाधर तिलक ने गर्जना की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक शख्स वापस लौटा जिसने युद्ध के मैदान की परिभाषा ही बदल दी। मोहनदास करमचंद गांधी, सादे सूती कपड़े, हाथ में लाठी और आंखों में सत्य की चमक। गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा के किसानों के दर्द को समझा और उन्हें अहिंसा का वह रास्ता दिखाया जिसे आज दुनिया सत्याग्रह के नाम से जानती है। जब 1919 में जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाई गईं, तो भारत के सब्र का बांध टूट गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोग सड़कों पर उतर आए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार हुआ। अंग्रेज दंग थे कि बिना हथियार उठाए कोई राष्ट्र इतना संगठित कैसे हो सकता है। जहां एक तरफ गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मतवाले थे जिन्होंने मौत को अपनी दुल्हन मान लिया था। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। भगत सिंह, जिन्होंने असेंबली में धमाका करके सोती हुई ब्रिटिश हुकूमत को जगाया। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले तो पूरे देश की रगों में उबाल आ गया। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और 7 समंदर पार से अंग्रेजों को चुनौती दी। सावरकर, बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे नायकों ने साबित कर दिया कि भारत अब और ज्यादा गुलामी सहने को तैयार नहीं है। करो या मरो, आजादी की अंतिम पुकार। साल 1942 गांधी जी ने अंतिम आह्वान किया, भारत छोड़ो। नारा दिया गया, करो या मरो। गांव गांव, शहर शहर लोग जेल जाने को तैयार थे।
अंग्रेज समझ चुके थे कि अब वे इस जागृत राष्ट्र पर शासन नहीं कर सकते। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो चुकी थी और भारत में विद्रोह की आग आसमान छू रही थी। 15 अगस्त 1947, एक नई सुबह। अंततः वह ऐतिहासिक दिन आया। 14 अगस्त की मध्यरात्रि को, जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के एक नए सवेरे की ओर जाग रहा था। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया और सदियों की गुलामी की जंजीरें टूट गईं। हालांकि विभाजन के दर्द ने इस खुशी को थोड़ा फीका किया, लेकिन भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़ा हो चुका था। भारत का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और तारीखों की कहानी नहीं है। ये कहानी है संघर्ष की, अटूट विश्वास की और बार बार गिरकर संभलने की। पाषाण काल की उन गुफाओं से शुरू हुआ ये सफर अंतरिक्ष में सैर करते आधुनिक भारत तक पहुंच चुका है। हमने वह समय देखा है जब हम सोने की चिड़िया थे, हमने वह समय भी देखा जब हम बेड़ियों में थे, और आज हम वह समय देख रहे हैं जब दुनिया हमारी ओर उम्मीद से देख रही है। इतिहास हमें सिखाता है कि जो देश अपनी जड़ों को याद रखता है, वही भविष्य के आसमान को छू पाता है।